नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में। और आज हम हिंदी की क्रैश कोर्स सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कालखंड में हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे ओटियाँ। तो सॉरी तो ओटियों को सॉल्व करते के सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, मतलब ओटियों की सीरीज़ ज़्यादा आएंगी और इस माध्यम से आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, कविता के बहाने में उड़ान है। कविता किसके बहाने उड़ती है? तो देखिए, मैंने कहा जब उड़ने की बात आए तो उड़ान कौन करता है? चिड़िया। तो कविता किसके बहाने उड़ती है? चिड़िया के बहाने उड़ती है। कविता किसके बहाने उड़ती है? चिड़िया के बहाने उड़ती है। तो कल हमने भी कहा था कि कविता किसकी तरह उड़ती है? चिड़िया की तरह उड़ती है और कल्पना रूपी पंख लगाकर उड़ती है। क्या लगाकर उड़ती है? कल्पना रूपी सॉरी कल्पना रूपी पंख लगाकर उड़ती है। ध्यान रखना, कल्पना रूपी पंख लगाकर उड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय क्या है? मतलब देखिए, एक बार कोई कविता लिख दी जाए तो वो हमेशा महकती रहती है, मतलब उसका प्रभाव हमें हमेशा रहेगा। उसका प्रभाव, उसका सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। यानी कविता की सौंदर्यता कभी समाप्त नहीं होती। सदियों तक महकने का मतलब क्या है? कि कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन है, कविता किसकी तरह खिलती है? कविता फूल की तरह खिलती है। कविता किसकी तरह खिलती है? फूल की तरह खिलती है और महकती हुई है। लेकिन कविता का खिलना फूल नहीं जान पाते। कविता का खिलना फूल नहीं जान पाते। क्यों? आप एक बात सोच के बताइए। फूलों का समय अंतराल, जो फूलों का खिलने का समय होता है वो एक निश्चित होता है और निश्चित समय बाद वो क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। फूल क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता एक बार लिख दी गई ना, वो कभी मुरझाएगी नहीं, उसका सौंदर्य कभी खत्म होगा नहीं, वो हमेशा महकती रहेगी। वो आप तक, हम तक, सब तक बराबर क्या पहुंचाती रहेगी? आनंद पहुंचाती रहेगी। ठीक है, तो कविता किसकी तरह खिलती है ये भी याद रखना, फूल की तरह खिलती है। आगे, कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? देखिए, मैं यहाँ पे आपको पहले आपको बता दूं, कविता की जो तुलना की गई है वो तीन चीज़ों से की गई है। चिड़िया नंबर 1, चिड़िया नंबर 2, फूल नंबर 3, बच्चे। नंबर 3, बच्चे। कविता की तुलना इन तीन लोगों से की गई है, चिड़िया, फूल और बच्चे। कविता एक उड़ान है, किसके बहाने? चिड़िया के बहाने। लेकिन भला कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने? तो कविता की उड़ान चिड़िया नहीं जान पाती। कंपैरिजन तो चिड़िया से हुआ। देखिए, कविता कहीं भी पहुंच सकती है। आप स्पेस में चले जाएं, कविता स्पेस में भी पहुंच जाएगी, लेकिन चिड़िया नहीं जा सकती ना स्पेस में, तो कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता खिलना है फूलों के बहाने। कविता फूल की तरह खिलती जरूर है, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, क्योंकि फूल नहीं समझ पाते कविता का खिलना। क्यों? फूल निश्चित समय तक खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, पर कविता चिरंतन काल तक महकती रहती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ना। कविता एक खेल है। कविता एक क्या है? खेल है। कविता एक क्या है? खेल है। किसके बहाने? बच्चे के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, और कविता का खिलना बच्चा ही जाने। मतलब कविता किसकी तरह है? बच्चों की तरह है, कि जिस प्रकार से बच्चों का संसार, बच्चों का मन निर्मल कोमल होता है, वैसे ही हमारी कविता भी निर्मल और कोमल होती है। जिस प्रकार से बच्चे कहीं भी पहुंच जाते हैं, उनका मन कहीं भी पहुंच जाता है, तो उसी प्रकार से हमारी कविता भी कहीं भी पहुंच जाती है ना। सब घर एक कर देने को माने। यहाँ पे एक लाइन आती है, बच्चे जो होते हैं वो सभी घर एक कर देने को माने का मतलब क्या है? सब घर एक कर देने को माने। एक कर देने को माने। सब घर एक कर देने को माने का मतलब है भेदभाव ना करना। जिस प्रकार से बच्चे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार से कविता भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो कविता की समानता बच्चे से होती है। किससे होती है? बच्चे से। लेकिन कंपैरिजन पूछा जाए तो क्या पूछता है? देखो, यहाँ क्वेश्चन यही तो है, कविता की किन के साथ साथ समानता और समानता दर्शाई गई है? तो देखिए, बच्चे, फूल और चिड़िया, तीन लोगों से बताई गई है। हालांकि फूल और चिड़िया से तो असमानता है, मेल नहीं खाती, लेकिन मेल किसके साथ खा जाती है? बच्चे के साथ। ठीक है, आगे। कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? बात।
कुंवर नारायण से शरारती बच्चे की तरह कौन खेल रही थी? बात। कुंवर नारायण जी के बारे में यहाँ पे इन्होंने एक चैप्टर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भाषा की सहूलियत के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? भाषा की सहूलियत के बारे में पढ़ते हैं। सहूलियत, देखिए सर, जहाँ जिस जगह पे जिस प्रकार की भाषा की आवश्यकता हो वहाँ वैसी भाषा बोलनी चाहिए। वरना आप गांव में जा रहे हो और आप अंग्रेजी एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हो, भाई साहब वहाँ मेल नहीं खाओगे। और जहाँ अंग्रेजी बोलनी चाहिए वहाँ गंवारू भाषा बोल रहे हो तो वहाँ भी मेल नहीं खाओगे। जहाँ जिस बात की आवश्यकता हो वहाँ वैसी भाषा बोलनी चाहिए। अब बनावटी भाषा बोलोगे ना तो कितनी बोल लोगे बनावटी भाषा? एक समय ऐसा आएगा तुम्हें खुद अपने अंदर ग्लानि होने लगेगी, भाई ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ। तो यही बात एक बार कुंवर नारायण जी के साथ बन गई है। क्या बनती है कि वो एक बार उनकी जो बात कर रहे थे तो भाषा के चक्कर में उलझ गए। एक बार वो किस चक्कर में उलझ गए? भाषा के चक्कर में ऐसे उलझे कि भीतर 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 गहराई में चले जा रहे हैं। अब जैसे मैं ही अंग्रेजी शुरू कर दूँगा आपसे बोलना, अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दूँ, नाउ लेट बी स्टार्ट अवर क्लास टुडे वी डिस्कस अ न्यू टॉपिक नॉलेज ऑब्जेक्टिव, बस इतना ही बोल पाया हूँ, आगे कुछ नहीं आ रहा मेरे अंदर। फिर मैं इज टू सो दैट वाट वर पे आ जाऊँगा, वही पूरी भाषा की मैं क्या कर दूँगा, पूरी एकदम बात ख़राब कर दूँगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो कुंवर नारायण से शरारती बच्चे की तरह कौन खेल रही थी? बात, है ना। ठीक है, आगे किसकी चूड़ी मर गई, है ना, है ना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किसकी चूड़ी मर गई? बात। किसकी चूड़ी मर गई? बात। बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना। चूड़ी मर जाना का मतलब क्या होता है कि बात का प्रभावहीन हो जाना। बात जो भाई साहब बोल रहे थे लेखक साहब, और ऐसा बोल रहे कि बात की चूड़ी मर गई मतलब बात क्या हो गई? प्रभावहीन हो गई, बात का कोई मतलब ही नहीं रहा, ऐसी बात मैं बोले जा रहा था, है ना। करुणा के मुखौटे पर छिपी क्रूरता की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है ये रघुवीर सहाय जी की रचना है। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय जी की रचना है। रघुवीर सहाय जी की रचना है। रघुवीर सहाय जी पेशे से एक पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। तो इन्होंने मीडिया पर व्यंग किया है। इन्होंने क्या किया बेटा? मीडिया पर व्यंग किया है। मीडिया पर व्यंग किया है। इन्होंने कहा कि आजकल देखो किसी की पीड़ा से किसी को कोई मतलब नहीं, हर कोई अपने व्यापार और धंधे के लिए ही काम कर रहा है ना। क्या होता है जो मीडिया वाले लोग हैं ना सॉरी, मीडिया के जो लोग हैं ना कि किसी अपाहिज को लेकर आते हैं न्यूज़ रूम में और उस अपाहिज से प्रश्न करते हैं। भैया ऐसे प्रश्न करते हैं कि आखिरकार वो जो अपाहिज है वो रो जाए। और मीडिया वालों का काम है कि रुलाना, कि वो जैसे ही रुलाएंगे तो उन्हें फुटेज मिल गया और उनका काम बन गया। तो इसीलिए कहा गया है कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो करुणा के मुखौटे पर छिपी क्रूरता की कविता है। कि ऊपर से देखने में तो लगता है कि दया भाव है, लेकिन अंदर वो किसकी कविता है? क्रूरता की कविता है, उसमें कोई दया भाव नहीं होता। तो आंसर क्या होगा? कैमरे में बंद अपाहिज। अब मुस्कुराएंगे हम, पंक्ति में हम कौन है? ध्यान रखिएगा, मुस्कुराएंगे हम, यहाँ हम है दूरदर्शन। कौन है? दूरदर्शन। कि हम देखिए क्या कहते हैं कि हम एक अपाहिज को लेकर आएंगे, अपाहिज से प्रश्न करेंगे, ऐसे बेतुके प्रश्न करेंगे जिससे वो रो जाएगा, है ना। क्या प्रश्न करेंगे बताओ जी? कोई पूछने वाली बात है? जैसे आपके सामने कोई अपाहिज है, आपके सामने कोई अपाहिज है, बैसाखी से खड़ा है और आप उससे क्या पूछ रहे हैं? तो क्या आप अपाहिज हैं? आपको दिख नहीं रहा है तो आप क्यों अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं ये बात बताओ। कि गांव में जाके पूछना किसी से, है ना, वहीं पटक के मारेगा तुमको, है ना, कि भैया आप क्यों अपाहिज हैं। उससे पता होगा कि वो क्यों अपाहिज है, पर मीडिया वाले उससे ऐसे बेतुके प्रश्न करेंगे। क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? नहीं, हम तो बड़े खुश हैं हमारे अपाहिज होके, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है ना, है ना। तो ऐसे बेतुके प्रश्न इसलिए किए जाते हैं जिससे वो क्या हो जाए? भाई साहब रो जाए, और रो जाए तो उनकी सीधी बात है, उनका काम हो जाएगा। तो अब यही चीज़ है कि अब मुस्कुराएंगे हम में हम कौन है? दूरदर्शन। हम समर्थ शक्तिवान, हम यहाँ शक्ति और क्षमता को भी बताया जाता है। आगे रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए। ऐसे याद कर लेना। देखो अपाहिज कोई याद करता है किसी को अपाहिज को? नहीं, लोग भूल गए। क्या याद हो जाएगा? लोग भूल गए। कैमरे में बंद अपाहिज रचना कहाँ से ली गई है? लोग भूल गए हैं। ठीक है, आगे कैमरे के सामने लाया जाएगा किसे? भिखारी को, नेता को, अपाहिज को, किसान को? अपाहिज को लाया जाएगा। कैमरे के सामने किसे लाया जाएगा?
एक अपाहिज को लाया जाएगा, है ना, जिससे उससे सवाल किए जाएं। हम समर्थ शक्तिवान कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर। हम समर्थ शक्तिवान दूरदर्शन अर्थात टीवी पर बोलेंगे, पर्दे पर दिखलाएंगे। किसको? उस बेसहारा अपाहिज व्यक्ति को। ऊषा का जादू टूटने का कारण है। देखिए ऊषा होता क्या है, समझिएगा। ऊषा क्या है? ऊषा बेटा प्रातःकालीन समय। ऊषा क्या है बेटा? प्रातःकालीन समय है ऊषा। अब ये कैसा समय, समझना ध्यान से। देखो बेटा, ये गांव में आपने देखा होगा कि एक तरफ आपने इस प्रकार देखा होगा कि जैसे सूर्य की किरणें आ रही होती हैं, इस प्रकार से ऐसे सूर्य की किरणें आ रही होती हैं, और घने क्या काले बादल छाए होते हैं। पूरी तरीके से सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, और उन काले बादलों में से क्या हो रही होती है? इस प्रकार से लालिमा किरण निकल रही होती है। ऐसे लाल किरणें क्या हो रही होती है बेटा? निकल रही होती है। ये लाल किरणें निकलती हुई आपने देखी होंगी, ठीक है। ऐसे सूर्य में से ऐसे ऐसे लाल किरणें निकल रही होती हैं, ठीक है। तो ये समय जो है ऊषा का समय कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं 5 साढ़े 5 का समय जो होता है ना, वो ऊषा का समय है ना। तो क्या होता है, ये ऊषा रूपी जादू कब टूटता है? जब एकदम सूर्योदय हो जाता है। जब क्या हो जाता है? सूर्योदय हो जाता है, तब ये ऊषा रूपी जादू क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है बेटा? टूट जाता है। ध्यान। तो ऊषा रूपी जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय हो जाता है, तब ऊषा रूपी जादू टूट जाता है, ठीक है। ध्यान रखना। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा है? कवि के अनुसार सुबह का आसमान नीले शंख जैसा लग रहा है। किसके जैसा लग रहा है? नीले शंख जैसा। किसके जैसा लग रहा है? नीले शंख जैसा। शंख का रंग क्या बताया गया है? नीले शंख जैसा बताया गया है। अब आप लोग कहोगे शंख नीला तो होता नहीं है, शंख तो श्वेत होता है। देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, इस धरती पर श्वेत रंग ही नहीं होता। इस धरती पर जो रंग होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, हरा और नीला। धरती पर ये 3 ही रंग होते हैं। इन्हें हम प्राथमिक या प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, लाल, हरा, नीला। तो यहाँ रखिए वास्तविक रूप से वो नीला ही होता है, बस प्रकाश के साथ संयोग करके वो हमें श्वेत दिखता है। तो प्रातःकालीन आसमान कैसा था? नीला। किसके जैसा? शंख जैसा, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि शंख जैसा आसमान लग रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे, ऊषा का जादू कब समाप्त होता है? ऊषा का जादू कब समाप्त होता है? सूर्योदय होने पर ऊषा का जादू क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कवि ने नीले जल में झिलमिल दे की तुलना किससे की है? देखिए, कवि ने नीले जल में झिलमिल दे की तुलना यहाँ पर सुबह के आसमान से की है, भोर के नभ से की है। कि सुबह का आसमान ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में क्या हो रहा है? किसी की देह झिलमिला रही है। यहाँ पे अगर नव आसमान ना होता तो यहाँ पे सूर्य भी हो सकता था। क्या भी हो सकता था? सूर्य। क्योंकि गौर वर्ण जो है ना, क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, थोड़ा सुनो। जैसे सुबह का दृश्य बता रहा है लेखक, क्या होता है कि सूर्य है, उसकी किरणें आ रही हैं, ऐसे बादल हैं, उनमें से निकल रही है, और यहाँ ऐसे नदी है। यहाँ क्या है? नदी है। तो इस नदी पर सुबह का जो दृश्य है वो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कोई गोरा शरीर पानी में क्या कर रहा है? झिलमिला रहा है। तो सुबह का दृश्य क्या है? जैसे पानी में गोरा शरीर झिलमिला रहा है। वो गोरा शरीर कौन हो गया? सूर्य हो गया। वो गोरा शरीर क्या हो गया बेटा? सूर्य हो गया, ठीक है। और ये आसमान कैसे हैं? काले बादल हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत काली सिल पर लाल केसर धुल दी हो। ऐसा लग रहा है बहुत काली सिल पर लाल केसर किसी ने धो दी हो, या बहुत काली स्लेट पर किसी ने गेरू क्या रंग दिया हो? गेरू, खड़िया गेरू, लाल गेरू रंग दिया हो। ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये सुबह का दृश्य कैसा लग रहा है? गेरू रंग दिया हो स्लेट पर, या काली सिल पर केसर धो दिया हो, ऐसा लग रहा है सुबह का दृश्य, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, है ना। आगे, और ऐसा लग रहा है राख से लिपा हुआ चौका। इसमें एक लाइन और भी आएगी, राख से लिपा हुआ चौका लग रहा है। अब आपके दिमाग में चला जाएगा क्वेश्चन, सर लीपते तो गोबर व मिट्टी वगैरह से, तो आपने कह दिया राख से लिपा हुआ चौका। तो ये जो काले बादल है ना, बिल्कुल काले हैं, तो इसे राख लग रहा है। क्या लग रहा है? राख से लिपा हुआ चौका लग रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस अच्छे सुनते चलना। आगे, तो नीले जल की देख बता दिया, भोर के नभ से हो गया, ठीक है।
संख का रंग होता है बेटा, संख का रंग होता है नीला। देखो अभी मिल गया आंसर, ठीक है। चौका लिपा है, देखो आगे आ गया ना, राख से। चौका लिपा है किससे? राख से। अभी यहाँ मिट्टी या गोबर होता हम करे आते पेपर में, है ना। आगे, कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह से ली गई है? तो कवि निराला जी की यहाँ पे एक रचना दी गई है बादल राग, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है। ये उनकी एक अनामिका नामक रचना है, उसमें से ली गई है। किस में से ली गई है? अनामिका नामक रचना में से ली गई है। निराला जी छायावादी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं, ध्यान रखना। और निराला जी को हम मुक्त छंद का जनक कहते हैं। निराला जी को क्या कहते हैं? मुक्त छंद का जनक भी कहते हैं, ध्यान रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका जन्म 1899 में हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ है, ध्यान रखना, निराला जी का, ठीक है। तो अनामिका, हालांकि ये भी परिमल, बेला, गीतिका ये सब इन्हीं की रचना है, पर ये अनामिका रचना में से ये बादल राग लिया गया। बादल गीत है जो इनका एक चैप्टर है, इसमें बताया गया है। बादल राग कविता में कुल कितने खंड है? बादल राग कविता में कुल 6 खंड है। बादल राग कविता में कुल कितने खंड हैं? 6 खंड है। ये बात भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सुनो अगली लाइन। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है? देखिए बेटा, बादल राग कविता की थोड़ी सी आपको आउटलाइन समझनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। बादल राग जो कविता है ना, इसमें बादलों को क्या कहा गया है? बादलों को कहा गया है क्रांति दूत। बादलों को क्या कहा गया है? क्रांति दूत। क्योंकि बादल जो हैं क्रांति लेकर आएंगे, बदलाव लेकर आएंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी काफ़ी दिन हो गए बारिश हुई नहीं, बारिश जो है हुई नहीं। बारिश ना होने के कारण जो है, जो हमारा गरीब किसान है, जो हमारा गरीब किसान है, मजदूर है, वो क्या कर रहा है? वो अमीरों के यहाँ मजदूरी करने चला गया। किसके यहाँ? अमीरों के यहाँ क्या करने चला गया? मजदूरी करने चला गया, हमारा गरीब किसान। अब अमीर उस गरीब का क्या कर रहे हैं? शोषण। अमीर उस गरीब का क्या कर रहे हैं? शोषण। अब वो गरीब परेशान है, तो उसकी परेशानी को समझते हुए हमारे जो कवि हैं निराला जी, वो बादल गीत गाते हैं। वो कहते हैं बादलों अब तो बरस जाओ, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो गए, वरना ये जो अमीर लोग हैं इस गरीब को बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, उसका सब कुछ सींच लिया है, उसकी रक्त की एक एक बूंद सींच ली है, तो अब तो बादल बरस जाओ। तो बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है? बादलों को कहा गया है। किसको कहा गया है? बादलों को कहा गया है। आगे, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। तो संपूर्ण समाज को रावण रूपी गरीबी ने घेर रखा है ना। दरिद्र दशानन दबाई दुनी, यहाँ पे एक लाइन आती है कि दरिद्र दशानन दबाई दुनी, यानी कि रावण रूपी दरिद्रता ने इस दुनिया को क्या कर लिया है? दबा लिया है। हे प्रभु राम, आप अब जन्म लीजिए, अब आप कृपा करिए, इस रावण रूपी दरिद्रता का क्या करिए? नाश कर दीजिए, ठीक है। दूत कहो अवधूत कहो, किनकी पंक्तियाँ हैं? बेटा अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप मुझे मूर्ख कहो या सन्यासी कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे राजपूत कहो, मुझे जुला कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो प्रसिद्ध राम जी का गुलाम हूँ। अपने आप बात समझ में आ गई भैया, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तुलसी बाबा की पंक्तियाँ हैं, तुलसीदास भक्ति काल के कवि की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं? पेट के लिए। किसके लिए? पेट के लिए। कहते हैं ना लोग, पापी पेट का सवाल है। पेट ना होता तो ना तुम पढ़ रहे होते, ना हम पढ़ा रहे होते। पेट का ही सवाल है। सवाल किसका है? पेट का। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं पेट की आग बड़ी भयानक है। जब पेट की आग बड़ी भयानक है, और जब पेट की आग है को बुझा सकते है? राम नाम के बादल ही जब बुझा सकते हैं, पेट रूपी आग है, ठीक है, ध्यान रखियो। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? देखो आ गया राम। कौन बुझा सकते हैं? राम। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? भैया समाज में आजीविका का अभाव है ना। कि आजीविका विहीन लोग, है ना, कहे एक एक अनसो, का करें कहाँ जाएं, है ना। भैया आजीविका माने रोजगार नहीं है लोगों के पास। तो तुलसी बाबा अपने उस समय की समाज की बात बता रहे हैं कि आज समाज में ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति को रोजगार नहीं है, और रोजगार विहीन लोग बड़े परेशान हैं। तो आजीविका विहीन, आजीविका माने क्या होता है बेटा? रोजगार,
है ना। तो समाज के लोगों की समस्या क्या है, आजीविका नहीं है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा कौन सी भाषा है, अवधी। देखो भैया तुलसी बाबा ने कौन सी भाषा प्रयोग की है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा प्रयोग किया है, अवधी। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप अवधी, ध्यान रखना। हालांकि आगे बढ़ते हैं। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है, आंगन में गोद में माँ अपने बच्चे को लिए पड़ी है ना। आंगन में जिदियारा है जो बच्चा, उसे माँ शीशा देकर कहती है देख आज धरती पर चांद उतर आया है। बच्चा चांद मांग रहा होता है, अब मैया कहाँ से चांद ले आए, तो उसे शीशा ला के दे देती, ले आज धरती पर चांद उतर आया है। स्वयं उसका बच्चा क्या है, चांद जैसा है। ठीक है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या पहनाती है ना। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, देखिए घुटने में लेकर बच्चे को माँ कपड़े पहनाती है। क्या करती है, कपड़े पहनाती है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है ना। आगे, छोटा मेरा खेत कविता में हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। देखिए छोटा मेरा खेत जो कविता है वो स्वयं उमाशंकर जोशी की है। किसकी है, उमाशंकर जोशी की है। इसको हिंदी में किसने रूपांतरण किया है, भोला भाई पटेल ने। किसने किया है, भोला भाई पटेल ने। तो यहाँ ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये तो उनकी कविता है उमाशंकर जोशी की, लेकिन बदला किसने, भोला भाई पटेल ने। आगे, किसके अंकुर फूटते हैं, अंकुर किसके फूटते हैं, शब्द के। किसके अंकुर फूटते हैं, शब्द के। वो कहता है कि मेरा जो पेज है वो मेरा खेत है। पेज क्या है, खेत है। और जब मैं इस पेज रूपी खेत पर क्या करता हूँ, बीज डालता हूँ। क्या करता हूँ, बीज। अंधड़ रूपी कोई बीज आता है, मेरा विचार रूपी क्या आता है, बीज आता है। फिर विचार रूपी बीज पर मैं क्या करता हूँ, कल्पना रूपी रसायन डालता हूँ। क्या डालता हूँ, कल्पना रूपी रसायन डालता हूँ। कल्पना रूपी रसायन डालकर ये बीज क्या हो जाता है, गल जाता है। फिर ये टूट जाता है कई भागों में। फिर इसमें से क्या निकलते हैं, शब्द रूपी अंकुर। क्या निकलते हैं, शब्द रूपी अंकुर निकलते हैं। आकाश में कौन उड़ रहे हैं, बगुले। कौन उड़ रहे हैं, बगुले। जो लेखक की आंखें चुराए लिए जाते हैं, जो लेखक की आंखें चुराए लिए जाते हैं, लेखक की आंखें चुराए लिए जाते हैं। तो आज तक की ओटी के लिए मैंने आपको इतना बता दिया। आज थोड़ी जो है ओटियों का संकलन इतना ही तय करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।